नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा सेशन 2024-25 के लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। देखिए, ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम 2025 में काफ़ी हेल्प करेगा। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और 2025 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही आता है आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो है वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, पिछले साल की तरह सेशन 2024-25 में, ठीक है, पिछले साल की तरह ही इस बार भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या आपका 52 रहेगा। पूर्णांक जो है फुल मार्क्स जो है आपका 80 रहेगा। समय रहेगा 3 घंटा। 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप के सवाल पूछा जाएगा। और बाकी जो प्रश्न रहेगा आपका सारे के सारे सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम 2025 में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहला जो हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? उत्पादन संभावना वक्र हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों के अंतर्गत दो भिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र जो बताता है ना कि जब संसाधनों का अधिकतम प्रयोग एक वस्तु के उत्पादन में किया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में संसाधनों की कमी के कारण जो है कमी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक फर्म है, ठीक है। एक फर्म क्रिकेट के बल्ले और साड़ियों का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। क्रिकेट के बल्ले और यहाँ पर साड़ी, ठीक है। यहाँ पर साड़ी और यहाँ पर बल्ले, ठीक है, दोनों का उत्पादन कर रहा है। जब क्रिकेट के बल्लों के उत्पादन में अधिकतम साधन लगाया जाता है तो संभावित रूप से साड़ियों के उत्पादन में साधनों की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्रिकेट के बल्लों का उत्पादन ज़्यादा होगा और साड़ियों का कम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं क्या? उत्पादन संभावना वक्र। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या ऑप्शन में है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, देशों में संसाधनों का विनिधान कैसे हो, एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है, एक देश में वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ रही है। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या बताता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक उपभोक्ता हो गया, एक उत्पादक हो गया, एक फर्म हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 1 और 3, जो ऑप्शन में 1 है और 3 है, ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि इकाई में उपयोगिता को मापा जाता है। किस इकाई में उपयोगिता को मापा जाता है? तो मुद्रा में, यानी कि रुपया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी। देखिए, वस्तु की कीमत लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, 2 है तो हम कहेंगे कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका लोचदार। क्या हो जाएगा? लोचदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 5 कि एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है, यानी कि एक समान दिखाई दे रहा है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किस बंडल का उदासीन होगा। तो देखिए, यहाँ पर उदासीन एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है, तो इस मान्यता के आधार पर
उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किस बंडलों पर उदासीन होगा। उदासीन यानी कि बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बंडल दिया हुआ है, देख सकते हो ए में दिया हुआ है 3 4 दो वस्तु मान लीजिए ये आपका हो गया किताब हो गया और ये आपका कलम हो गया, ठीक है। तो बंडल बी में दिया हुआ है 6 वस्तु 6 किताब है और यहाँ पर 4 हम लोग कलम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और 6 किताब का। इसी प्रकार से बंडल सी में है 1 और 2, डी में है 5 और 2। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है, जहाँ बराबर होगा वहीं उदासीन होगा। तो यहाँ पर 3 और 4 जोड़ने से आपका 7 हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में 5 2 है, 5 2 जोड़ने से 7 हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो बी में 6 4 10 हो रहा है और यहाँ पर सी में 1 2 3 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे तो ए और डी जो है ये आपका उदासीन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और डी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जो बंडल दिया हुआ है ना 3 4 जोड़ने से 7 हो रहा है और 5 2 भी जोड़ने से 7 हो रहा है, तो ये उदासीन हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरक वस्तुओं का उदाहरण, तो देखिए पूरक वस्तु क्या होता है। पूरक वस्तु तो देखिए दो वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिपूरक होगी। यदि पहली वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु में उपभोग में कमी होती है तो उसे हम कहेंगे पूरक वस्तु। जैसे कि चाय की कीमत में वृद्धि होने से चीनी की मांग में स्वाभाविक कमी हो जाएगी। चाय और चीनी एक दूसरे के प्रतिपूरक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस चाय कॉफ़ी नहीं होगा, चाय कॉफ़ी क्या हो जाएगा, ये अलग है। चाय कॉफ़ी जो है ना ये आपका प्रतिस्थापक वस्तु हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चाय कॉफ़ी। एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि चाय के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है तो उस समय क्या होगा, तो जो कॉफ़ी का डिमांड है ना, दूसरी वस्तु जो कॉफ़ी है वो उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो ये कॉफ़ी के दाम में वृद्धि होने पर चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो है प्रतिस्थापक वस्तु है। लेकिन यहाँ पर पूरक वस्तु पूछा है तो यहाँ पर कलम और स्याही हो जाएगा आपका। कलम स्याही चाय और चीनी ये जो है पूरक वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कार और पेट्रोल, जैसे कि पेट्रोल के दाम में वृद्धि होने से कारों की मांग में कमी आ जाएगी। तो यहाँ कार और पेट्रोल क्या हो जाएगा, प्रतिपूरक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कलम और स्याही, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार कैसा होता है, उल्टा यू आकार का होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उल्टे यू आकार का होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दोगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पैमाने के स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि भी दोगुनी होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक क्षेत्रफल दिया हुआ है OCBA, यहाँ पर देख सकते हो एक क्षेत्रफल है। तो ये किसे दर्शाता है, तो ये उत्पादन की मात्रा है, आउटपुट है। और राइट साइड में देख सकते हो औसत स्थिर लागत है, यानी कि AFC है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो आयत है OABC का क्षेत्रफल जो दिखाया गया है ये हमारा कुल स्थिर लागत हो जाएगा, यानी कि TFC हो जाएगा, ठीक है। TFC कुल स्थिर लागत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार की वह अवस्था है जिसमें अनेक विक्रेता होते हैं और असंख्य क्रेता स्वतंत्र पूर्वक क्रय विक्रय करते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या अत्यधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्तें निम्न में से कौन सी है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की जो शर्त है ये आपका MR बराबर MC हो जाएगा, ठीक है। और MC जो है ना MR बराबर MC हो जाएगा और MC जो वक्र है वो MR वक्र के नीचे की ओर काटेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा जैसे कि यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा P है और ये हमारा क्या है MC है, ठीक है। ये हमारा MC वक्र है
और यहाँ पर जो है ना AR बराबर MR है, और MR जो है P के बराबर है, और P हमारा ये क्या है, संतुलन अवस्था में है, संतुलन बिंदु है। P बराबर हो जाएगा आपका MC, P MC के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म में MR MC के बराबर होगा, और MC वक्र जो है MR वक्र के को नीचे की ओर काटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है, वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है, और पूर्ति की मात्रा जो है इसमें 15% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे हम डेल्टा एस भी लिख सकते हैं या फिर डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें 15% की। तो यहाँ पर कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ना एक से ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ना एक से ज़्यादा है। ठीक है, पूर्ति की मात्रा 15% है, और यहाँ पर प्राइस कितना है, वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है, और इसमें पूर्ति में कितना 15%। तो पूर्ति जो है, सप्लाई जो है ना ये ज़्यादा है, इसलिए एक से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लोचदार पूर्ति हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, लोचदार। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर कथन हमारा दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है, सही बोला गया है। और किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी में है ए गलत है लेकिन आर सही है। यहाँ पर दोनों ए आर सही है लेकिन आर की सही व्याख्या है। डी में है दोनों ए आर सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है सही होगा, तो यहाँ पर दोनों ए आर सही है लेकिन आर की सही व्याख्या है। किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी में शेयर करना। बाजार में मांग अधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो देखिए, बाजार में मांग अधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब यहाँ पर देख सकते हो डिमांड यानी कि मांग जो है सप्लाई से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। मांग अधिक यानी कि डी, यहाँ पर अधिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हो डी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संबंध में अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऑप्शन में क्या है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। ऑप्शन बी में है उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण। ऑप्शन सी में है सरकार को पूर्ण हस्तक्षेप। और ऑप्शन डी में क्या है, श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। वस्तुओं का उत्पादन उन्हें बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। बाजार की स्वतंत्र क्रियाएं अर्थव्यवस्था की स्थिति में संतुलन स्थापित करती है। उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मान लिया जाए कि देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है और 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, तो उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो देश की बेरोजगारी दर क्या है। तो यहाँ पर बेरोजगारी दर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेरोजगारी दर यहाँ पर कितना है, 10,000 है। 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे 10,000 जो है ना बेरोजगारी है। तो 10,000 को ऊपर में लिखेंगे और कुल श्रम की संख्या नीचे लिखेंगे। कुल यहाँ पर एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है, तो 2 लाख को नीचे लिखेंगे। ठीक है, और 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर में 4 जीरो, नीचे आपका 4 जीरो कटेगा, ऊपर 1 जीरो, नीचे 1 जीरो काटेगा। ऊपर में बच रहा है 10, नीचे बच रहा है 2। 10 को 2 से भागा करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बेरोजगारी दर होगा वो 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, इसी प्रकार से आपको निकालना है। अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? निवेश यानी कि पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि से हम कहेंगे निवेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह, मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? यहाँ पर सेवाओं का बात किया जा रहा है, तो सेवाओं का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में फर्म से फर्म की ओर, परिवार से फर्म की ओर, परिवार से परिवार की ओर, फर्म से परिवार की ओर। तो आय के चक्र प्रवाह में 2 क्षेत्रक मॉडल के कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में जाएगा? तो यहाँ पर परिवार से फर्म की ओर। ठीक है, परिवार से फर्म की ओर, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होती है? तो ये वैयक्तिक आय का, ठीक है, पर्सनल इनकम के आधार पर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, जो वृद्धा पेंशन होता है उसे हम कहेंगे पर्सनल इनकम, वैयक्तिक आय कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन में जीडीपी है, जीएनपी है, राष्ट्रीय आय है, ऑप्शन डी में है पर्सनल इनकम, तो ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? तो यहाँ पर चेकबुक है, बंद पत्र है, डिमांड ड्राफ्ट, मुद्रा। तो यहाँ पर सर्वमान्य माध्यम जो है हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो है मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 22 का है कि ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग से क्या प्रभाव होता है? ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मुद्रा की नकदी मांग में कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय है। निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। बैंक दर में कमी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा जो अपनाया गया उपाय है वो बैंक दर में कमी है, और प्रतिभूतियों की बिक्री है, कोष अनुपात में कमी है। तो कौन सा कथन सही होगा? यहाँ पर बैंक दर में कमी की गई है और कोष अनुपात में भी कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और सी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस कर को कागजी कर कहा जाता है? आयकर, निगम, संपत्ति या फिर सीमा? तो कागजी कर जो है यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? संपत्ति कर हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है आपकी? कागजी कर, तो संपत्ति कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो कर व्यक्तियों की संपत्ति और आय पर लगाया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। जैसे कि आय कर हो गया आपका, ब्याज कर हो गया, संपत्ति कर, निगम कर, ये सब। तो यहाँ पर ऑप्शन में निगम कर दिया हुआ है, देख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग आय अपरिवर्तित रहता है, इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा? यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो एमपीसी का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी हो जाता है आपका उपभोग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा सी बटा आय में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वाई। यहाँ पर उपभोग में अगर व्यय अपरिवर्तित है तो यहाँ पर एमपीसी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समग्र मांग का एक घटक नहीं है, समग्र मांग का एक घटक नहीं है उपभोग व्यय, निवेश, निवल, वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यय। तो यहाँ पर कौन सा होगा? समग्र मांग का घटक नहीं है वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यय, और बाकी जो है उपभोग व्यय, निवेश और निवल, निर्यात, न्यू एक्सपोर्ट, ये बिल्कुल सही है, समग्र मांग के घटक है। कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? गुणक कहलाता है। ठीक है, कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं गुणक। क्या कहते हैं? गुणक। विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर क्या है? देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में जो कीमत है उसे कहते हैं विदेशी विनिमय दर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है कि वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है? वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को उसे कहते हैं व्यापार संतुलन। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था क्लास 12 का जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है उसी का सोल्यूशन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।